आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये मैं आपको रियासत बहावलपुर की एक बहुत बड़ी नहर है, अब्बासिया इसको कहते हैं, वो दिखा रहा हूँ। और इस वक्त मैं चन्नी गोठ में ठहरा हुआ हूँ। तो यहाँ से गुज़रते हुए मुझे ख़याल आया कि अगर मैंने अब्बासिया नहर के हवाले से और इस नहरी निज़ाम के हवाले से अब्बासी नवाबों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश न किया तो शायद मैं देवनदार थी वहाँ। ये देखें, ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब ने शुरू करवाया ताकि रियासत भर की ज़मीनों को आबाद किया जा सके और लोग खुशहाल हों। और आज इस सिलसिले में मैं काफ़ी सारी ऐसी बातें आपको बताऊं जो तारीख़ में जिनका शायद आपको ज़िक्र न मिले, क्योंकि कोई मुकम्मल तारीख़ नवाबों के मुतल्लिक़ कम ही मिलती है। मैंने भी एक किताब लिखी थी, लेकिन उसमें वाक़यात नवाब साहब के बयान किए थे। अब्बासी ख़ानदान के मुतल्लिक़ तारीख़ क्योंकि मैं ख़ुद इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ तो बयान नहीं कर सका। लेकिन ये वाक़यात जो बाइस फ़ख्र हैं और अब्बासी ख़ानदान जब तक ये दुनिया है उनके लिए भी फ़ख्र का बाइस हैं, ये वाक़यात तारीख़ का हिस्सा हैं। ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया रियासत भर की ज़मीन बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए, लोगों की खुशहाली का ये बहुत बड़ा मंसूबा था। तो इसकी तकमील के फ़ौरन बाद ही नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब ने नहरों के इर्द गिर्द जो ज़मीनें थीं वो लोगों को देना शुरू की ताकि वो उनको आबाद करें, अपने हालात भी अच्छे करें और रियासत के लिए भी तरक्की का बायस बने। तो जो बात खिराज तहसीन पेश करने वाली है अब्बासी नवाब को, वो ये है कि ज़मीनों को बेचने का और टकों के हिसाब से बेची गई 20-20, 30-30 साल की किस्तों पर। और उस हुक्मनामे में साथ ही ये हुक्म भी किया गया कि सतलुज वैली प्रोजेक्ट की नहरों के दोनों इतराफ़ में 20-20 मील एरिए के अंदर, यानी सीधे पासे भी तो पुट्ठे पासे भी नहर दे, अब्बासी ख़ानदान का कोई फ़र्द ज़मीन नहीं ख़रीद सकता, ना उसके नाम ज़मीन की जाएगी। यानी आप तसव्वुर करें कि रियासत बहावलपुर के अरूज के ज़माने में सबसे ताकतवर और अमीर ख़ानदान तो अब्बासी था। और ये जो रास्ता खुल रहा था दिनों में तरक्की करने का, और उस रास्ते को नवाब साहब ने अपनी रियासत और वो जो दूसरे लोग अपने तर्क सकूनत करके रियासत में आए उनकी तरक्की के लिए नवाब साहब ने मुख्तस कर दिया। नवाब अब्बासी नवाब साहब के नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान के जो पोते हैं साहिबज़ादा मोहम्मद उस्मान ख़ान अब्बासी साहब, जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि सलीम ख़ान तसव्वुर कर यार कि एडा वड्डा मनसूबा जिहदे करोड़ों रुपए ला ते रियासत की ज़मीनों को आबाद करने वास्ते बनाया गया, तो साढ़े डाडा सही ने खुद अपने ख़ानदान के लोगों पर पाबंदी ला दी कि भी ये ज़मीन नहीं गिन सकते ताकि उनकी रियासत वसण वाले जो लोग हैं वो खुशहाल थी तो तरक्की करें। तो आप तसव्वुर करें कि वो दरवेश सिफ्त हुक्मरान और दुनियावी लालच से हर तरह से हटा हुआ बचने वाला नवाब, तो उसको मेरे अल्लाह ने बनाया था, वो तो उस पर उसके पैदा करने वाले की रहमतें थीं, वो तकड़ा और आदमी था। लेकिन इसके बावजूद उसने जो किया उसके रियासत के वसाइल से या उसके बस में जो था अपनी रियासत के लोगों की भलाई के लिए और उनकी तरक्की के लिए किया। अच्छा, फिर ये जो सतलुज वैली प्रोजेक्ट था, जब इसके तहत नहरों का जाल बिछ गया पूरी रियासत में, तो खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ पूरी रियासत में। और ये बर्रे सगीर पाक व हिंद की तमाम रियासतों में दूसरे नंबर पर अमीर तरीन रियासत थी। इसी लिहाज से यानी बर्रे सगीर की दूसरी रियासतों से लोग तर्क सकूनत करके यहाँ आया करते थे कि बहावलपुर रियासत में चलें, नवाब भी खुदा का खौफ रखने वाले हैं और इलाका भी बड़ा खुशहाल है।
तो इन नहरों के जाल के बिछने से तो एक इनकलाब ज़रूरी आ गया इस इलाके में। और वो जो कहते हैं ना, दिन दुगनी और रात चौगनी, फिर ऐसे तरक्की हुई, चारों तरफ हरियाली और लोग खुशहाली की तरफ गामज़न हुए। फिर इसी नहरी मंसूबे के हवाले से मैं जो और बात एक आखिरी आपको बताना चाहता हूँ, जो लायक सद तहसीन है, ये वही अब्बासिया नहर है। मैं इस वक्त चन्नी गोठ में हूँ। ये देखें, ये लियाकतपुर की तरफ और उससे आगे इलाकों की तरफ पूरी सैराब करने के लिए यहाँ से गुज़र रही है। और ये मोटरवे है, ये भावलपुर से आने का रास्ता, और फिर ये रहीम यार ख़ान की तरफ, कराची की तरफ जाने का रास्ता। और ये है वो बड़ी नहर, इसको अब्बासिया नहर कहा जाता है। अच्छा, अब मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आखिरी बात आपको सुनाना चाहता हूँ कि जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, बरे सगीर पाक व हिंद का, और बरे सगीर पाक व हिंद में मौजूद रियासतों ने अपनी अपनी तरफ से फ़ैसला किया कि उन्होंने किस किस मुल्क के साथ रहना है। तो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, जो नवाब पंचम थे इस रियासत के, उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है। और फिर और ख़िदमात तो लातदाद हैं कि इब्तदाई सालों में या महीनों में पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाज़िमों की तनख्वाहें बहावलपुर रियासत ने अदा की। नवाब साहब ने अपने पैसों से, पाकिस्तान का रुपया जब मंजूर होना था तो नवाब साहब ने सोना दिया करेंसी मंजूर कराने के लिए। लेकिन एक बात जो तकरीबन तारीख़ में कम लोगों को इल्म है या बताया नहीं जाता, वो ये भी था कि ये जो सतलुज वैली प्रोजेक्ट था, जब 1947 में पाकिस्तान के साथ रियासत ज़म हो गई तो इसका सारा निज़ाम तो हुकूमत पाकिस्तान ने संभाल लिया। इसका मालिया, आबियाना या जो भी इससे वसूल होती है रकम, वह हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब फिर वसूली करने लगी। लेकिन नवाब साहब ने उस बरतानवी कंपनी को बुलवाया जिनके साथ ये मुआहदा था, और ये किस्तें ख़त्म होनी थी इस कर्ज़ की जिससे ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट बनाया गया था। 1985 में जाकर ये किस्तों का इख्तिताम होना था जो इस सतलुज वैली प्रोजेक्ट पर ख़र्चा किया गया। लेकिन 1947 में रियासत को ज़म करने के बाद नवाब साहब ने कंपनी के कर्ता धर्ताओं को बुलाकर 11 करोड़ रुपया जो बकाया बच रहा था वो अपने अकाउंट से चेक देकर इस खाते को चुकता किया और फरमाया कि नया मुल्क है, मसाइल का मारा हुआ मुल्क है, शायद ये कर्ज़ की अदायगी ना कर सके, तो ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट का जितना बकाया है ये मेरी तरफ से आप ले लें। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी के। आने वाली नस्लें भी उनके एहसानों का कर्ज़ नहीं उतार सकती। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, अल्लाह पाक आपको भी शाद आबाद रखे।